हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में कम से कम पूछे ही जाते हैं। क्या क्या वो क्वेश्चंस है अपन डील करते हैं इस वीडियो के साथ में। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय। इनमें से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन का परफॉर्म किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर आपका है एडवर्ड जेनर। यहाँ पर बी आपका आंसर करेक्ट है। और ये एडवर्ड जेनर कौन थे दोस्तों, तो आप याद रखना एडवर्ड जेनर है वो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। एडवर्ड जेनर है वो ब्रिटिश फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए पहली बार इम्यूनाइजेशन का इन्होंने मतलब टीकाकरण का इसके लिए वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन किया था। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स पर सबसे पहले इन्होंने वैक्सीनेशन का निर्माण किया था। वो थे कौन, आपके एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब है स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1870, 1974, 1976 और 1985। इनमें से करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 1997 1974 के अंदर ये आपका ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर इससे रिलेटेड ये लिख सकते हैं कि 1974 में, ठीक है, WHO ने किसने किया था ये, तो WHO ने EPI बोले तो मतलब एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के ऊपर सबसे पहले WHO ने 1974 में EPI प्रोग्राम को शुरू किया था। ठीक है, और 1985 ये जो 85 है इसके अंदर है वो आपने UCI बोले तो यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसको इन्होंने मतलब EPI को इसमें कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, और ये कन्वर्ट किसने किया था, तो ये किया था आपके यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ ने EPI प्रोग्राम को यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका इसका मतलब नाम बदल कर इसको UCI में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो HIV पॉजिटिव जो चाइल्ड है उसके अंदर एडमिनिस्टर नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं OPV, DPT, हेपेटाइटिस B एंड MMR। ठीक है, तो जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जो OPV होती है ये एक प्रकार की लाइव वायरल वैक्सीन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ लाइव वायरल वैक्सीन। ऐसी कौन कौन सी जो लाइव वायरल वैक्सीन होती है, ठीक है, जैसे आप एक तो आपकी ये OPV और दूसरी आपकी होती है एक मीजल्स के बाद में एक येलो फीवर। ठीक है, और इसके अलावा आपकी एक होती है लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये सारी की सारी लाइव वायरल वैक्सीन्स होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, मतलब इम्यूनो सप्रेशन के कारण जो सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन वाले जो चाइल्ड होते हैं उनमें इसको नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका इन वैक्सीन्स के अलावा ऑप्शन है नहीं, तो ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो आपका मतलब HIV पॉजिटिव पेशेंट में नहीं दिया जाता है क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन के कारण है। ठीक है, किसके कारण नहीं दिया जाता है, तो इम्यूनो सप्रेशन के कारण इन्हें नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन वाले चाइल्ड होते हैं उनमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मतलब इनमें से कितनी डिजीज है मतलब हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेट अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कितनी वैक्सीन्स को मतलब इसमें नेशनल जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर इसमें से कितनी वैक्सीन है वो मतलब शामिल की गई उसके अंदर।
ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन आपके सामने दिए 4, 5, 6 और 7। हालांकि आप सबको पता होगा एक 6 किलर डिजीज नाम से अपन जानते हैं, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत उन्हें ऐड किया गया है। तो वो 6 किलर डिजीज कौन सी है, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ। 6 किलर डिजीज, 6 किलर डिजीज है, जैसे आपकी एक तो है टीबी, दूसरा आपका पोलियो, और तीसरी आपकी होती है डिप्थीरिया और पर्टूसिस। इसके बाद आती है आपकी टिटनस, और छठी जो आपकी आती है वो होती है मीजल्स। ठीक है, ये आपकी 6 जो डिजीज है ये 6 किलर डिजीज के अंदर आती है। ठीक है, और ये 6 किलर वैक्सीन है प्रिवेंटेबल डिजीज को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इन्हें मतलब शामिल किया गया था, ताकि जो मतलब नेशन के जो चाइल्ड है उनको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ये वैक्सीन है वो फ्री में देश के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसमें इसके साथ में और क्या हुआ है कि इसमें पेंटावेलेट, जो आपकी पेंटावेलेट होती है ना, वो 6, 10वें और 14वें वीक पर, देखिए पेंटावेलेंट को पेंटावेलेंट को 6th, 10th एंड 14th वीक पर, और IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसे 6th एंड 14 वीक। ठीक है, और जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस, इसको 6, 10वें और 14वें वीक में। ठीक है, जिसकी मतलब 5 ड्रॉप्स, रोटा वायरस की 5 ड्रॉप्स जो कि ओरली, ठीक है, जो कि अभी आपके इस प्रोग्राम के अंदर भी ऐड कर दी गई नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। पेंटावेलेंट और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, इनको भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेंट, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसमें कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो लिविंग वायरस, या फिर लिविंग माइकोबैक्टीरियम, या फिर एटीन्यूटेड वायरस, या फिर एटीन्यूटेड माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ये एक प्रकार की लिविंग वायरस जो कि लाइव वायरस होता है, उसका इसमें कंटेंट होता है। किसमें? स्मॉल पॉक्स के अंदर। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट है वो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये था आपका एक पॉइंट इससे रिलेटेड, स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। दूसरा है कि जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन या वायरस से बनी हुई होती है। तो जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन या वायरस से बनी हुई होती है। ठीक है, न कि स्मॉल पॉक्स वायरस से। तो याद रखना, स्मॉल पॉक्स वायरस से नहीं बनी होती है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स वायरस से नहीं बनी होती है, जो आपकी लाइव वैक्सीन वायरस से बनी हुई होती है। ठीक है, और एक पॉइंट आप याद रखना कि WHO ने ऑफिशियली 1982 तक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का यूज बंद कर दिया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो यूज है वो बंद कर दिया। ठीक है, किसने किया था? WHO ने 1982 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, मतलब लास्ट केस जो स्मॉल पॉक्स है वो वर्ल्ड में रिपोर्ट कब किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने 1977, 1978, 1979, 1982। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट स्मॉल पॉक्स का जो केस था वो 1977 के अंदर आपका रिपोर्ट किया गया था। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। वर्ल्ड में जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है वो 26 अक्टूबर, यानी कि 26 अक्टूबर 1977 में। अब यहाँ पर पूछा वर्ल्ड का है तो आपको 26 नवंबर 1977 याद रखना। ठीक है, और
97 को सोमालिया अफ्रीका में मतलब इसको लास्ट केस है वो मिला था। कहाँ मिला था ये? सोमालिया अफ्रीका, वहाँ पर इसका लास्ट केस है वो मिला था। ठीक है, और इंडिया में इसका लास्ट केस है वो 24 मई 1975 को, 24 मई 1975 को। ठीक है, इंडिया के अंदर मिला था। और जो कहाँ पर मिला था, इंडिया के अंदर कहाँ पर मिला था? इंडिया के अंदर आपका मिला था बिहार में। ठीक है, और अप्रैल 1977 में इंडिया और 8 मई 1980 को वर्ल्ड ने, देखो इंडिया ने 1977 अप्रैल इंडिया ने, ठीक है, और 1980 8 मई 1980 को वर्ल्ड ने, देखो ये 77 है, ये 80 है, तो पहले इंडिया ने क्लोज किया इसको, उसके बाद में वर्ल्ड ने क्लोज किया। यानी कि इसको स्मॉल पॉक्स जो आपकी डिजीज है इसको फ्री कर दिया, स्मॉल पॉक्स फ्री, यानी कि इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया में तो 1977 अप्रैल में, और 8 मई 1980 को वर्ल्ड ने इसे इराडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसमें इनमें से कितनी जो वैक्सीन है वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए मतलब अगेंस्ट है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसके अनुसार टोटल जो आपकी जापानीज एन्सेफेलाइटिस डिजीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसके कितने टाइप्स है, तो टोटल टाइप्स उसके 3 है। ठीक है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और 3 जो वैक्सीन है वो कौन कौन सी है? एक तो है माउस ब्रेन डेराइव्ड इनएक्टिवेटेड, एक तो ये, और सेकंड आपकी जो आती है वो आती है सेल कल्चर्ड डेराइव्ड इनएक्टिवेटेड, सेल कल्चर्ड डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और तीसरी जो आपकी इसकी वैक्सीन थी जापानीज एन्सेफेलाइटिस से वो थी आपकी सेल कल्चर्ड लाइव इनएक्टिवेटेड। ये तो थी सेल कल्चर्ड इनएक्टिवेटेड, जबकि तीसरी जो है सेल कल्चर्ड लाइव इनएक्टिवेटेड। ये 3 वैक्सीन है वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस के टाइप से। ठीक है, ये था आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला 8 नंबर, वो कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, जन्म के समय कौन सी जो वैक्सीन है इनमें से नहीं दी जाती हैं, एक को छोड़कर। ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट द बर्थ एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो जन्म के समय नहीं देते हैं, तो ऑप्शन आपके अनुसार जो आपके सामने दे रखे हैं। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना कि एक ऑप्शन दिया BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए। तो देखिए एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बर्थ के टाइम BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज दी जाती है। इन तीनों की तो 0 डोज है वो दी जाती है। कहाँ पर? एट इंस्टीट्यूशनल बर्थ के टाइम ये तीनों डोज दिए जाते हैं। ठीक है, पीछे बचा आपका हेपेटाइटिस ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं है। ठीक है, उसमें शामिल इसको नहीं किया गया है। और हेपेटाइटिस जो ए की वैक्सीन है 1 साल और उससे अधिक साल जो एज ग्रुप में होते हैं उनको IM यानी कि इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है कब दी जाती है? या तो दी जाती है 1 ईयर या फिर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, और वो भी इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ DPT, OPV एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, मतलब 2 डोज के बीच में कितना इंटरवल होता है
जैसे कि आपके सामने आपके ये दी हुई है जो वैक्सीन है DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी, मतलब नॉट बी लेस देन, मतलब लेस देन कितना इनके बीच में, मतलब कम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरवल है वो कम नहीं होना चाहिए, कितना। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एंड 4 वीक। तो करेक्ट आंसर आपका 4 वीक है, यानी कि डी आंसर। लेकिन इससे रिलेटेड आप याद रखना कि किसी भी वैक्सीन की 2 डेज के बीच में 1 महीना, यानी कि अगर 4 वीक दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 1 मंथ ये ऐसे भी दे सकता है। तो आप याद रखना किसी भी, मतलब ये जो वैक्सीन दी हुई ना, 3 वैक्सीन DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी, इसके बीच में मतलब इंटरवल है 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मंथ इंटरवल है वो 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, इनमें से जो सारी वैक्सीन्स होती है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर स्टोर्ड की जाती है। तो मतलब सारी वैक्सीनों को प्राइमरी हेल्थ लेवल पर स्टोर कैसे करते हैं वो आपके सामने आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो यहाँ पर आपका जो एक होता है वॉक इन कोल्ड रूम, तो वहाँ पर टेम्परेचर बनाए रखने कम से कम आपको वॉक इन कोल्ड रूम, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर होता है, एक तो होता है स्टेट एंड रीजनल लेवल पर। ठीक है, राज्य और संभाग स्तर पर होता है ये। ठीक है, और जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसका मतलब इसका यूज है वो PSC से लेकर आप जो जिला हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक उसके साइज के बेस पर किया जाता है, यानी कि जो आपकी वॉक इन कोल्ड रूम होता है ना उसके समान लगभग। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आइस लाइन रेफ्रिजरेटर रहने वाला है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो आइस लाइन जो है आपका कहाँ पर यूज किया जाता है, PSC से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। ठीक है, ये आपका रहता है। और जो डी फ्रीज़र होता है, जैसे यहाँ पर डी फ्रीज़र दिया हुआ है, तो डी फ्रीज़र है उसकी क्षमता कितनी होती है 300 लीटर तक की जो डी फ्रीज़र होते हैं। ठीक है, और उसमें जो टेम्परेचर होता है लगभग -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर OPV को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा है, टेम्परेचर रिक्वायर टू स्टोर BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन को मतलब स्टोर करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 डिग्री से अबव। तो करेक्ट आंसर आपका जो रहने वाला है 2 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। आप एक चीज़ याद रखना कि पोलियो और मिजल को छोड़कर बाकी सारी जो वैक्सीन्स होती हैं उनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना पोलियो, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती है। कौन कौन सी, एक तो पोलियो एंड मिजल्स, इनको छोड़ करके बाकी सारी की सारी वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। इनमें से मोस्ट हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो कौन सी है। सीरीज भी आप याद रखना, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट और मोस्ट हीट सेंसिटिव। पहला आपको रेसिस्टेंट बतानी, सेकंड आपकी सेंसिटिव बतानी है। ऑप्शन आपके सामने TT, DPT, TT एंड OPV, DPT एंड मिजल्स, DT एंड OPV। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो मोस्ट हीट सेंसिटिव, लीस्ट हीट सेंसिटिव के सीक्वेंसिंग में ओरल पोलियो वैक्सीन है आपकी ग्रुप A, और इन्फ्लुएंजा यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन है आपकी ग्रुप A, और इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा है आपकी ग्रुप बी, और मीजल्स ये आपकी है ग्रुप सी, ठीक है। और जो डीपीटी और पेंटावेलेंट एंड रोटावायरस, ठीक है, ये आपकी है ग्रुप डी। और जो ग्रुप ई है उसकी टीटी, ग्रुप ई, ये टीटी वैक्सीन है, ठीक है। और जो टीटी है वो एक प्रकार की मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है, ठीक है। तो जो टीटी है आपकी मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है, जिसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इसको रूम टेम्परेचर इस पर अपन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है, जो कि आपकी डीप फ्रीजर के कंपार्टमेंट में -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाना चाहिए। इसको डीप फ्रीजर कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तो मोस्ट हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव। तो मोस्ट हीट रेसिस्टेंट तो आपकी टीटी हो गई, और मोस्ट हीट सेंसिटिव आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ढंग से पढ़े। द डाइल्यूएंट्स यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए किसका यूज किया जाता है इनमें से, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन के साथ में किसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो नॉर्मल सलाइन या फिर ग्लिसरीन या फिर डेक्स्ट्रो या फिर वाटर। जैसे कि आप सभी प्रैक्टिकली सभी जानते हैं कि इसका उपयोग है वो डाइल्यूट के लिए आप नहीं करते हैं, किसके लिए, बीसीजी के लिए। हालांकि पीछे दो ही ऑप्शन बनते, एक तो होता है डिस्टिल वाटर और दूसरा है आपका नॉर्मल सलाइन। तो आप याद रखना कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो नॉर्मल सलाइन रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन आपका डाइल्यूएंट होता है किसके लिए, बीसीजी वैक्सीन के लिए। और अगर आप डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं तो डिस्टिल वाटर है वो क्या कोज करता है, तो डिस्टिल वाटर है वो आपका प्रोड्यूस इरिटेशन को कोज करता है, ठीक है। ये आपका था। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है कि पल्स पोलियो क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम है या कंपेन है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोगों ने गांव में सबने सुना होगा कि पल्स पोलियो है वो अधिकतर की जुबान पर ही होता है कि पल्स पोलियो एक प्रकार का प्रोग्राम था। पल्स पोलियो प्रोग्राम नहीं था दोस्तों, वो एक प्रकार का कैंपेन था। और खूब मतलब अनेकों बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन फिर भी कई बार आप लोग गलती कर बैठते हैं। तो ठीक है, आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना कि पल्स पोलियो आपका जो है वो एक कैंपेन है, और करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला है। और जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन यानी कि पीपीआई, ये एक प्रकार का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन है, वो मतलब पोलियो को इरेडिकेशन करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। तो आप याद रखना ये एक प्रकार का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन, ठीक है, जो कि पल्स मतलब पोलियो को इरेडिकेशन करने के लिए चलाया गया था। और फर्स्ट राउंड है वो इसका कैंपेन का है वो आपका स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1995, ठीक है। और सेकंड जो हुआ इसका 20 जनवरी 1996, यानी कि इन दोनों के बीच में 6 वीक का इंटरवल था। 6 वीक के बाद में वापस इसको मतलब कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू पल्स पोलियो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ढंग से पढ़े। रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट्स के अंदर जो डीपीटी का वैक्सीन है वो कौन सी साइट के लिए रिकमेंड करता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये कई बार मतलब पिछली बार भी राजस्थान शीशों के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसमें ऑप्शन जो आपका दे रखा है ग्लूटियल डेल्टोइड या फिर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई या फिर फोम आर्म पर, कहाँ पर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आप सबको हालांकि जिन्होंने सीएचओ का पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपको आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है वो
सी रहने वाला है, ठीक है। और इन्फेंट्स में सभी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, यानी कि चाहे डीपीटी हो या पीडीटी के स्थान पर जो पेंटावेलेट लगाई जा रही है, उनको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई की जो वास्टस्ट लेटरलिस मसल्स है उसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक रखना। तो इन्फेंट्स के अंदर है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डीपीटी और उसके साथ में पीडीटी के स्थान पर जो आपकी पेंटावेलेंट आई है, पेंटावेलेंट, ठीक है। इसको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई जो मसल्स होती है उसके अंदर है एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई डाउट हो, पसंद आया तो आप लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको खूब सारे हम आपको क्वेश्चन डील करवाने वाले हैं रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।